सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ये हमारा इग्नू का सेकेंड ईयर का कोड है BHDLA 138 और इसके चैप्टर्स नंबर हम 11 पे कवर अप करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी ये चैप्टर्स वो कवर कर लिया है, यानी कि इट मीन्स हमने 10th चैप्टर तक कवर कर लिया। उनका पर्टिकुलर एक एक चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके लिंक से थ्रू आप पर्टिकुलर एक एक चैप्टर को कवर आउट कर सकते हो एंड अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बात कर लेते हैं आज चैप्टर नंबर 11 का। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है जीवनी। जीवनी निराला की साहित्य साधना। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का पूरा नाम है। देखो, पहली बात तो ये है कि वर्ड क्या बोल रहा है, वर्ड को पकड़ो। वर्ड क्या है? जीवनी। जीवनी इट मीन्स बोल सकते हो कि जीवन। ठीक है, अब जीवन किसका होगा भाई? लेखक लिख रहा है तो भाई किसी ना किसी का तो जीवन होगा। लेकिन जीवनी जानते हो, किसी एक लेखक के रूप में लिखा गया। एक लेखक का पूरा जीवन सामग्री होता है। ठीक है, ठीक है। तो निराला के द्वारा लिखा गया ये जीवनी है, ये एक जीवन साहित्य व्यवस्था के रूप में है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन की विधाएं शुरू किया, किस तरीके से उनका जीवन प्रारंभ हुआ, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बात कर लेते हैं 11.0 उद्देश्य। उद्देश्य क्या है भाई? जीवनी, यानी कि जीवनी का उद्देश्य क्या हो सकता है? लेखक द्वारा कोई भी किसी व्यक्ति के जीवन रूप में लिखा गया, वर्णन किया गया एक समग्र सामग्री व्यवस्था के रूप में, एक साहित्य व्यवस्था के रूप में जीवन का समावेश होता है, जिसमें एक लेखक अपने साहित्य कला के माध्यम से पूरा जीवन को समर्पण करते हुए अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने का प्रयास करता है। ये एक बोल सकते हो लेंथी, एक बोल सकते हो डेफिनेशन हो गया। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीवनी। से हमारा तात्पर्य जीवन व्यवस्था के बारे में लिखना, जिसमें लेखक अपने पूर्ण जीवन या फिर अपने आने वाले जीवन या फिर भविष्य या फिर भूतकाल व्यवस्था के बारे में लिखकर सामने वाले को प्रदर्शित करता है, वो हमारी जीवनी कहलाता है। जिसमें एक लेखक है अपने जन्म से लेके मृत्यु व्यवस्था और जब तक वो लेख लिख रहा है वहां तक का समय जीवनी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हम प्रस्तावना का, यानी कि 11.1 प्रस्तावना। प्रस्तावना चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कि प्रस्तावना यानी कि चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साहित्य गद्य व्यवस्था के रूप में 19वीं शताब्दी के रूप में देखा गया जीवनी का संपर्श रूप से भारतेंदु काल में जो गद्य व्यवस्था का जो विस्तार हुआ था, जीवनी उस व्यवस्था के रूप में लिखा गया एक संक्षिप्त वर्णन है, जिसमें आपका देखा गया कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवाद, फूट डालो राज करो वाली नीति, व्यवस्था, त्याग, इन सभी व्यवस्थाओं का ध्यान में रखते हुए लेखक जिस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने उन जीवन के सभी व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए अपने बातों को भारतीय व्यवस्था के रूप में, भारतीय लोगों के स्वरूप में प्रकट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब लेखक में जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं कि जीवन के वृत्त अवस्था का लिखने का जो श्रेय जाता है कालिदास, रामानुजाचार्य, शुक्लाचार्य, वल्लभाचार्य और आपके बोल सकते हो अलग अलग जो लेखक है, जिन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से अपनी रचनाओं का जो पूर्ण व्यवस्था है, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवनी को लिखने का प्रस्तुतिकरण इतिहास से ही करते आए। अब देखो, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य और वल्लभाचार्य और कालिदास जो है आपका 1400 व्यवस्था के रूप में इनका स्थिति पाया जाता है। 1200-1400 से शुरू होकर 1400 के आसपास इनकी स्थिति पाई जाती है। ठीक है, सूरदास की स्थिति, सूरदास 1500 के आसपास देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी जीवनी को प्रदर्शित करते हुए, जैसे कि आपका देखने को मिला कि रामचरितमानस। रामचरितमानस किसका है? किसका जीवनी है भाई? राम जी का पूरा एक जीवनी प्रदर्शन है। ठीक है, जिसमें आपका देखा गया कि राम जी ने किस तरीके से जन्म लिया, किस तरीके से उन्होंने बाल्य अवस्था में अपने अस्त्र शास्त्र की विद्या ग्रहण किया, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपने भाई बहन के साथ मतलब खेले कूदे, सॉरी भाई के साथ खेले कूदे। फिर उन्होंने किस तरीके से भरत और बोल सकते हो लक्ष्मण का मेल मिलाप शुरू से ही बना रहा, एक बॉन्डिंग जो बनी
रही, एकता में वो शुरू से बनी रही। ठीक है, शत्रुघ्न का उतना नाम नहीं आता, आपको भी पता है। लक्ष्मण भा और राम लक्ष्मण और भरत ही आते हैं, शत्रुघ्न का तो कुछ सीन ही मतलब देखने को नहीं मिलता ज्यादातर। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा एक जीवनी है जिसमें आप लोग देख सकते हो। क्लियर हो गया कि एक पूरा प्रदर्शन किया गया एक स्वरूप है जिसमें अंतर्गत एक मनुष्य का या फिर बोल सकते हो लेखक द्वारा किसी व्यवस्था, किसी मानव का संपूर्ण वातावरण और जीवनी जो उन्हीं व्यक्तियों का लिखा जाता है जो एक बोल सकते हो कि महान व्यक्तियों के रूप में या फिर बोल सकते हो कि विद्वान के रूप में जाने जाते हो, उन्हीं का जीवनी लिखा जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम 11.2। 11.2 में जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। भाई जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, देखो गद्य विधाएं क्या होता है भाई। देखो सरल रूप में देखा जाए तो आपका पहले पद और गद्य की व्यवस्था बाद में आई। पहले पद होता था, तो पद क्या होता था आपका, बोल सकते हो छंद, लयात्मक व्यवस्था, तुकबंदी व्यवस्था, और बोल सकते हो कि इसमें आपका देखने को मिलता है व्याख्यात्मक होता था, यानी कि इसकी व्याख्या करनी पड़ती थी। ठीक है, ये आपका बोल सकते हो पंक्तियों से भरपूर होता था, और बोल सकते हो आपके उपसर्ग, उपन्यास, और बोल सॉरी आपके बोल सकते हो अलंकारों से भरपूर होता था। तो ये आपका क्या था, ये आप पद था। पद जो कि कठिन होता था, इसीलिए गद्य का विस्तार किया गया भारतेंदु काल में। आपको भी पता है कि भारतेंदु काल कब हुआ था, 1875 से लेके 1900 तक आपका भारतेंदु काल पूर्ण प्रचंड अवस्था में रहा था। वैसे तो इसकी शुरुआत 1850 में ही हो गई थी, लेकिन 1875 इसका पूर्ण स्वरूप में विस्तार होने लगा था। ठीक है, तो इस व्यवस्था में देखने को मिला कि देखो जीवनी जो है एक जीवन का संपूर्ण वातावरण सामग्री होता है, यानी कि एक जीवन का संपूर्ण वातावरण सामग्री होता है। एक जीवन का पूरा उसमें आधार छुपा होता है कि उस जीवन में किस तरीके से जीवन का समयांकलन किया, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। अब रामचरितमानस में है, रामचरितमानस में शुरू से लेकर अंत तक क्या है भाई, राम जी के जीवन का पूरा प्रदर्शन किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, किस तरीके से उन्होंने अपने बाल्य अवस्था में क्रीड़ांगनाएं कराई, किस तरीके से उन्होंने अपने अर्थशास्त्र विद्या की ज्ञान ग्रहण किए। सभी बातों का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। तो वो एक जीवनी है, किसका भाई, रामचरित, यानी कि राम जी का पूरा एक जीवन है, पूरा एक जीवनी प्रदर्शित किया गया है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से आपका गद्यांश। गद्य विधाएं के रूप में देखा जाए तो अब जीवनी और आत्मकथा में क्या होता है। अब देखो मैं सिंपल सा लैंग्वेज बोल दूं तो जीवनी देखो किसी लेखक के द्वारा किसी व्यक्ति का संपूर्ण एक जीवन का प्रदर्शन होता है, सामग्री होता है। लेकिन आत्मकथा होता है यानी कि खुद की कथा कहना। ठीक है, ये अन्य विधाएं में आ गया। ठीक है, आत्मकथा क्या होता है भाई, स्वयं की कथा कह रहा हूँ। मान लो कि आपने देखा होगा माई नेफ। ठीक है, माई एफ बोल सकते हो, माइन एफ भी बोल सकते हो, के साइलेंट होता है, एन ई एफ होता है। ठीक है, तो माइन एफ का क्या है मतलब है कि मेरा संघर्ष। ये आपका बोल सकते हो कि हिटलर के द्वारा लिखा गया स्वयं की आत्मकथा था। ठीक है, तो उसके द्वारा भी अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। हिटलर तो जानते हो ना भाई, समझ तो आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आत्मकथा यानी कि स्वयं के पूरे वातावरण के रूप में लिखा गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था आत्मकथा जूठन। ठीक है, वो भी आत्मकथा था। तो ये सारी बातें आप लोग पढ़ भी चुके हो, तो आप लोगों को संपूर्ण रूप से पता है। तो ये आपका जीवनी और अन्य विधाएं का एक संपूर्ण उदाहरण मैंने बता दिया, जो कि आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब बात हम कर लेते हैं 11.3 का। 11.3 है जीवन की संरचनाएं और विशेषताएं, सॉरी जीवनी की संरचनाएं और विशेषताएं। देखो जीवनी शब्द जो है जीवन से बना हुआ है। देखो अब ये क्या बता रहा है, जीवनी शब्द क्या है, जीवन से बना हुआ है। अब इसके बारे में बताया गया है कि जीवनी की संरचना कैसे होती है, इन्वेंशन कैसा होता है। इसमें किसी एक व्यक्ति का जीवन वृत्तांत वर्णन किया गया, अंग्रेजी में इसे बायोग्राफी बोला जाता है। बायो मतलब जीवन और ग्राफी मतलब वर्णन। ठीक है, जीवनी का शब्द का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, यानी कि एक्सप्लेन किया गया है कि भाई जीवनी होता क्या है। तो देखो जीवनी का मतलब होता है इंग्लिश में बायोग्राफी, बायो का मतलब होता है जीवन और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, यानी कि जीवन का किया गया संपूर्ण वर्णन की प्रक्रिया को ही हम जीवनी के रूप में जानते हैं, उसे ही हम जीवनी कहते हैं।
ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जीवनी की निम्नलिखित विशेषताएँ का, यानी कि भाई उसकी विशेषताएँ क्या होती है? अब देखो आपको भी पता है जीवनी हम किसी के बारे में नहीं लिख सकते एवं ही कि हाँ, चल भाई मैंने अपनी जीवनी लिख दी, चल भाई मैंने अपने भाई की जीवनी लिख दी, ये तो आपके रूप में है, ठीक है? लेकिन एक संपूर्ण पब्लिशर के रूप में आपका जीवनी जो है, एक महत्व बोल सकते हो कि पहला क्या विशेषता क्या होगा? एक आदर्श चरित्र को प्रदर्शित करता हो। आदर्श चरित्र को प्रदर्शित करता है यानी कि आइडियल कैरेक्टर स्केच, ठीक है? इट मीन्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आदर्श चरित्र किसका था? राम जी का था, ठीक है? तो जीवनी उस व्यक्ति की व्यवस्था का वर्णन किया जाता है जिसमें उसका चारित्रिक व्यवस्था या फिर विशेषता पाई जाती है या फिर उसका जो चरित्र है संपूर्ण रूप से शुद्ध और बोल सकते हैं कि प्रसिद्ध व्यवस्था में उसका संपूर्ण व्यक्ति का जो चरित्र है वो साफ और बोल सकते हो कि साधारण हो, आदर्श के रूप में उसका चरित्र हो, उसी व्यक्ति का जीवन जो है जीवनी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है? अब उसके बाद सेकंड विशेषता क्या आ जाता है? प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का मतलब होता है कि जीवनी का उद्देश्य वो है कि उस घटना यानी कि उस व्यक्ति के रूप में जो लिखा गया है ना वो जीवनी यानी कि वो प्रामाणिक रूप में उसे रखा जाए कि हाँ भाई ये व्यक्ति था, इसका अस्तित्व था, इसीलिए जीवनी को प्रदर्शित किया जाता है। अब भाई रामचरितमानस है, रामचरितमानस के रूप में हम कहते हैं ना कि भाई राम जी धरती पर जन्म लिए थे, उसका प्रमाण हम रामचरितमानस के रूप में देख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अयोध्या में भी जाके देख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें आप इस स्थिति के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक प्रामाणिकता प्रदर्शित करता है कि उस व्यक्ति का अस्तित्व हमारे समाज में, हमारे वातावरण में, हमारे व्यवस्थाओं के रूप में रहा है और एक वो प्रमाण दूसरे के लिए प्रेरणादायक हो, प्रेरणादायक यानी कि इंस्पिरेशन के रूप में हो। अब रामचरितमानस है, ठीक है? मैं रामचरितमानस का क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई? ताकि आप लोगों को इससे रूबरू हो, इस चीज को आप लोग जानते हो, इसलिए मैं इस चीज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट का, संवेदना का स्वर। संवेदना का स्वर का मतलब होता है कि भाई संवेदनशील कितना है वो व्यक्ति को, मतलब वो कितना मतलब संवेदन का मतलब होता है कि उसमें कितना संवेदनशील है, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो वो डायरेक्ट रिएक्ट ना करे कि यार गुस्सा, मतलब ये लाइक दैट कि राम जी का क्या था आपने देखा होगा कि वो संवेदनशील थे, यानी कि कुछ भी हो जाए घटना वो तुरंत ये नहीं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना, नहीं भाई मुझे मारना है, नहीं भाई मुझे ये करना है, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं करना, पहले वो प्यार से उसे डील करते थे, तो ये यही बोला जाता है संवेदनशील। तो ठीक है, तो जीवनी उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यवस्थित रूप में देखा जाता है जो संवेदना का स्वर के रूप में जाना जाता हो, जिसमें ऐतिहासिक रूप से लेके उसमें भावनाएं जो छुपी हो ना, एक आदर्श चरित्र के साथ साथ उसमें संवेदना छुपी हो कि वो किसी भी घटनाक्रम को बिना बारीकी से जांच पड़ताल किए वो किसी भी नतीजे पे, किसी निर्णय पर ना पहुंचे, वो आपका बोल सकते हो संवेदनशील के रूप में जाना जाता है। उसी व्यक्ति का चरित्र व्यवस्था का वर्णन जीवनी के रूप में किया जाता है, ठीक है? अब उसके बाद घ पॉइंट को देख लेते हैं। घ पॉइंट क्या है हमारा? घ पॉइंट हमारा है वर्णन का तथ्यस्थता। वर्णन का तथ्यस्थता का मतलब है कि जो चाहे लेखक आदर्श चरित्र कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका जो है वो आपका देखने को मिलता है कि श्रद्धालु नहीं है। श्रद्धालु का मतलब होता है कि श्रद्धा नहीं है भाई उसके लिखने के प्रति, तो भाई उसका जीवनी है ना असफल रह जाएगा। अब मान लो कि रामचरितमानस की रचना किया गया था तुलसीदास के द्वारा, ठीक है? ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में मान लो कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा ऊट पटांग तरीके से किया होता, तो सिंपल सा लैंग्वेज है कि भाई उनकी श्रद्धा नहीं है, यानी कि भाई जिस तरीके से हम मतलब वर्णन कर रहे हैं ना किसी के जीवन के बारे में, तो उसकी ना श्रद्धालु व्यवस्था के रूप में, यानी कि एक श्रद्धा के रूप में करें, यानी कि एक निश्चल मन, एक प्रेम के रूप में करें, यानी कि जैसे बोला जाता है ना कि भगवान से श्रद्धा मिला के चलो ना तो आप मंदिर में छोड़ो घर में भगवान को पाओगे, ठीक है?
तो ये आपका देखने को मिलता है, यानी कि श्रद्धा होनी चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है भाषा और शैली। भाषा शैली तो भाई सरल होनी चाहिए, क्योंकि जो जीवनी होता है एक व्यक्ति नहीं पढ़ता भाई, समाज के समग्र व्यवस्था के रूप में जीवनी सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को एक चेष्टा, एक बोल सकते हो कि एक चेतना, जागरूकता फैलाने के लिए लिखा गया, वर्णन किया गया एक संपूर्ण भाषा शैली का एक ऐसा स्वरूप प्रयोग किया जाता है जिसमें सरलता, स्वाभाविकता और बोल सकते हो आसानदायक रूप में लिखा गया और स्पष्ट रूप में सरल भाषा और आम चाल की बोल भाषा की प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका भाषा शैली देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। और जीवनी में एक आकर्षण शैली का प्रयोग किया जाता है जिसमें जिसमें एक आकर्षण छुपा हो। अब रामचरितमानस है, रामचरितमानस जो जीवनी है राम जी का, उसमें किस तरीके का आकर्षण है कि भाई राम जी के चेहरे की मुस्कुराहट है ना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक मोहनदायक रहता है, मतलब मुस्कुराते रहते हैं। और श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण का क्या है भाई, वो भी मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हो कि एक आकर्षण स्वभाव के रूप में इनकी शैली पाई जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब हमारा बात कर लेते हैं 11.4 जीवनी लेखन रामविलास शर्मा। जीवनी लेखन रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा निराला संबंधित अपनी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में इन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप में निराला के साहित्य साधना के रूप में लिखा था, जिसमें तीनों खंड में संपन्न व्यवस्था के रूप में निराला के साहित्य साधना भाग एक में रूप निराला का जीवन बताया। ठीक है। इन्होंने रामविलास शर्मा ने क्या किया, निराला जी के जीवन के बारे में लिखा था। तो भाग वन में इन्होंने निराला का संपूर्ण सुव्यवस्थित रूप में जीवन प्रदर्शित किया था, जिसका प्रकाशन 1969 में किया गया था। ठीक है। यानी कि जो जीवनी है रामविलास शर्मा किसका जीवनी लिख रहे हैं भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इनका पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसे शॉर्ट फॉर्म में निराला कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इनका जो जीवन का प्रदर्शन पहले भाग में किया, इन्होंने प्रकाशन कब किया, 1969 में। ठीक है। रामविलास शर्मा भले ही निराला के जीवन के लिखक रूप में लिखत रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने इन्हीं के जीवन से संपूर्ण अपना जो ज्ञान जो है उसमें अर्जित किया है, और अपने आप को निराला के एक बोल सकते हो, निराला को स्वयं को गुरु मानते हुए, यानी कि स्वयं के गुरु कौन मान रहे थे भाई, निराला को मान रहे थे। वो कौन मान रहा था, रामविलास शर्मा, क्योंकि रामविलास शर्मा के द्वारा ही कौन से लेखक की जीवनी लिखी गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को वो अपना गुरु मानते थे। कौन मानते थे, रामविलास शर्मा। तो इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का जो है व्यवस्था के रूप में अपने साहित्य कला का प्रयोग करते हुए जीवन का जो चरित्र वर्णन किया गया है, वो यहाँ पे रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन में प्रस्तुत वर्णन करते हुए अपने बातों को संपूर्ण लोगों के पास रखने का प्रयास किया है। तो ये आपका 11.4 है। लोग बस ये बताया गया है कि जीवनी लेखन क्या है, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन किस तरीके से रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम 11.5 के बारे में। 11.5 है हमारा निराला की साहित्य साधना का पाठन। यानी कि निराला की जो साहित्य साधना जो है ना, साहित्य साधना, साधना का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, यानी कि किसी चीज के प्रति ना अपने आप को समर्पण कर देना। तो साहित्य में किस तरीके से निराला ने अपने आप को समर्पण किया, उसमें किस तरीके से लगन से काम करते थे, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। माघ के रूप में देखा जाए, माघ शुक्ल के रूप में यहाँ पे 11 स्वयंता 1955 में तदनुसार ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बताया गया है कि मतलब 1955 से लेके स्थिति देखने को मिलती है। तो इनका जो जन्म है वो आपका देखने को मिलता है कि 29 फरवरी 1899 यानी कि 1899 में राम सहार तैयारी के घर में जन्म के रूप में, पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है। उस दिन मंगलवार था। ठीक है भाई। ईश्वर ने अपनी पूजा के रूप में राम सहार के पुत्र के रूप में दिखाया। यानी कि देखा जाए तो इनका जो पूरा जीवन यहाँ पे वर्णन किया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी का जो जीवन है, कैसे जन्म लिया था, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया,
फिर उसके बाद आपका देखने को मिला कि इनका जो जीवन है सबसे जो है स्त्रियां आईसो अन के रूप में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि पूरा एक निराला जी के जीवन का समग्र रूप में वर्णन किया गया है। तो उन्हें पंडित ने कहा कि लड़का एक बड़ा भाग्यवान बनेगा और बड़ा नाम करेगा। पंडित ने उनके माता पिता को, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक डेट, कि बच्चा जन्म लेता है तो हम पंडित को जाके दिखाते हैं कि भाई इसकी राशि क्या, लाइक डेट, ऐसा मतलब शुभ कार्य करवाते हैं तो पंडित बोल देते हैं कि भाई हाँ ये लड़का जाके आगे क्या बनेगा, लाइक डेट, ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो इनका जो नाम रखा गया वो आपका सूरज कुमार रखा था। सूरज कुमार इनका जो नाम लिखा गया। तो उसके बाद यहाँ पे इनका जो साहित्य कला में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रूप में जाने जाते हैं। तो सूरज कुमार जो है 8 साल के अवस्था में इन्होंने अपने स्कूली शिक्षा का ग्रहण करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद अपने पारिवारिक व्यवस्था में उसमें शमशेर बहादुर शाह का इन्होंने अपने तख्ता पलट शमशेर बहादुर शाह का इन्होंने हित व्यवस्था के रूप में इन्हें जुड़े रहे और उसके बाद भैयाचार्य के रूप में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। प्रथा के अनुसार देखा जाए, प्रथा यानी कि जो प्रथा चल रही थी ना समाज में, सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, ये सब चल रही थी ना, प्रथा के अनुसार देखा जाए तो सूरज कुमार जो थे यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे ना, यानी कि सूरज कुमार इनका बचपन का नाम था, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। पंडित के रूप में इन्होंने अपने आप को तो आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने समाज की जो क्रूर व्यवस्थाएं थी उसका प्रचंड अवस्था में विरोध करते हुए अपने जीवन को धीरे धीरे उसी व्यवस्था में झोंकने का प्रयास करने लगे थे। ठीक है, ब्राह्मण परिवार के रूप में यानी कि पंडित के रूप में यानी कि निराला के रूप में देखा जाए तो इन्होंने ब्राह्मणों से अपने आप को हमेशा से अलग ना रखते हुए इनके साथ जुड़े रहे। ब्राह्मणों में मालूम होता है कि इन्होंने अपने साहित्य कला को धीरे धीरे विकसित करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्रोध आर्य और सूरज का सूरज कुमार जो थे यानी कि निराला जी थे, वो क्या थे, क्रोध समर्पण अवस्था में इन्होंने अपने क्रोध पे काबू करना भी सीखा। तो इसी व्यवस्था के रूप में अपने जीवन का जो है देखने को मिलता है कि 13 सितंबर 1907 में, ठीक है, 13 सितंबर 1907 में स्कूल की कक्षा 8 सेक्शन बी में इन्होंने अपने स्कूली दाखिला करवाया। यानी कि 1907 में इन्होंने 8वीं कक्षा में दाखिला करवा लिया था। ठीक है, देखा जाए तो 8 साल के थे और 8वीं क्लास पढ़ रहे थे। ओएमजी, आज के टाइम पे तो 12 साल का होने के बाद इंसान 8वीं क्लास या 13वीं। ठीक है, तो ये सारी बातें जीवन के बारे में इन्होंने बताया कि स्कूल में इन्होंने बोल सकते हो कि तिवारी राजा के अंग्रेज सरकार का इन्होंने थोड़ा बहुत विरोध करने शुरू कर दिए। राजमहल के चारों ओर इन्होंने प्रदर्शन व्यवस्था आगे बढ़ा दिया। पानी से भरी बोल सकते हो कि परीक्षा को उन्होंने मतलब तहस नहस कर दिया। तो ये सारी बातें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में संपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये सारा एक जीवन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन का समर्पण रूप में लिखा गया जीवनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तेरा विशेषता तो बता ही दो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम 11.6 है हमारा निराला की साहित्य साधना की विशेषता, यानी कि साहित्य साधना की विशेषता। यहाँ पर निराला का संपूर्ण जीवन के रूप में हमने देख लिया कि निराला का जीवन जो है संपूर्ण रूप से कैसा रहा। तो शिल्प अवस्था में देखा जाए तो इनके दृष्टिकोण के रूप में बचपन से ही इन्होंने विद्रोही के अखंड अवस्था के रूप में स्वभाव रखा। मैंने बोला था ना कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के रूप में इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया था। वर्तमान में इन्होंने अपनी कलम का सहारा लेते हुए संपूर्ण रूप से अपने पत्नी का स्वभाव को त्याग करते हुए, यानी कि पत्नी के स्वभाव का, भावनाओं का त्याग करते हुए इन्होंने समाज के क्रूर अवस्थाओं का वर्णन करने का प्रयास अपने जिम्मे उठा लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 11.6.1 का प्रतिपाद्य अवस्था की। निराला का साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा ने महाकवि निराला का संपूर्ण चरित्र चित्रण का वर्णन किया है। ठीक है, उनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने किस तरीके से अपने पुरखों के रूप में अपने जीवन का जो संपूर्ण वातावरण है, उन्होंने सूर्य कुमार से इन्होंने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हुए बंगाल के सशस्य शस्य व्यवस्था के रूप में इन्होंने अपना बचपन बिताते हुए किस तरीके से अपने बचपन का जो नाम है सूरज कुमार जो था उसका नाम बदलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए और संघर्ष की अवस्था के रास्ते पर चलते हुए अपने आकर्षण को आगे बढ़ाते हुए
और अपनी प्रचंड अवस्था के रूप में समाज में जो क्रूरता थी उसको समाप्त करते हुए अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विद्रोह करते हुए अपने वातावरण के साथ जुड़ते रहे और तत्पश्चात धीरे धीरे ये इन्होंने अपने आप के रूप में अपना जो जीवन है संपूर्ण साहित्य अवस्था के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया इनके द्वारा और तत्पश्चात इनके साहित्य कला के रूप में इनका जो प्रकाशन होने लगा साहित्य व्यवस्था के रूप में जीवन को सुधारने और जीवन व्यवस्था को बेहतर करने समाज में एक शांति स्थापित करने की प्रचंड अवस्था के ध्यान में रखते हुए इनका जो जीवन है संपूर्ण अवस्था में देखने को मिला। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 11.6 भाषा शैली। भाषा शैली की बात कर लेते हैं तो भाषा शैली क्या है? आश्चर्यजनक ये है कि संपूर्ण भाषा शैली के रूप में देखा जाए तो निराला जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो आपका गद्य व्यवस्था के रूप में, मुहावरे के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में, छौक के रूप में, आपका बोल सकते हो बेसवाड़ी के रूप में, ये क्या है आपका बोल सकते हो मंगलवाड़ी व्यवस्था के रूप में। ठीक है, तो ये इन सभी भाषाओं का संपूर्ण अवस्था में इन्होंने वर्णन करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया है। ठीक है, रामविलास शर्मा के द्वारा भी कहा गया है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जो जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो सहजनात्मक और सरल व्यवस्था के रूप में संपूर्ण लोगों को समझ में आ जाए, संपूर्ण वातावरण में रह रहे लोगों को समझ में आ जाए, इन भाषाओं का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, और विश्वसनीय व्यवस्था के रूप में अपने भावनाओं को प्रकट करने का इनमें एक अद्भुत बोल सकते हो कि कला छुपा हुआ था कि इन्होंने अपने कला अपने लेखन क्रिया के माध्यम से ही अपने बातों को प्रकट करना और दूसरों को विश्वास दिलाना योग्य इन्हें अवस्था प्राप्त थी। तो ये निराला की बोल सकते हो भाषा शैली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 11.7। 11.7 सारांश की बात कर लेते हैं। सारांश का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन इट मीन्स कि हमारा छोटा सा अंश, इट मीन्स कि जो हमने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर का हमने पूरा एक निचोड़ देखना होता है। जैसे कि आप लोग 9th 10th में साइंस की बुक में आपने समरी देखा होगा एंड ऑफ द चैप्टर के, तो उसमें आपको पता होता है कि पूरा एक इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो पूरा समरी में छुपा होता है। तो सारांश इसी प्रकार का होता है जिसमें निराला के जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में वर्णन किया गया संपूर्ण जीवनी होता है और अखंड व्यवस्था के रूप में स्पष्ट किया गया संपूर्ण वातावरण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपका 11 चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इससे पहले मैं आप लोगों के जितने भी 10th चैप्टर है वो करवा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके उस चैप्टर के भी व्यवस्था को और उस चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।